आपकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के तर्जुमान हैं। इसमें गिरामी हैं फ़ारूक अहमद, नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत फ़ाल सियासतदान हैं। सियासतदान के अलावा समाजी खिदमात के का दायरा भी फ़ारूक साहब का वसी है। क़द्र की निगाह से देखे जाते हैं नांदेड़ बस्ती शहर में भी, और जो है तो फ़िलहाल में वंचित बहुजन आघाड़ी के स्पोकमैन हैं, तर्जुमान हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर, जिन्हें बाड़ा साहब भी कहा जाता है, और वंचित बहुजन आघाड़ी में के जो समाज है, घटक है, उनमें प्रकाश अंबेडकर जी की बड़ी अच्छी पोजीशन है। तो आज हम फ़ारूक साहब औरंगाबाद तशरीफ़ लाए थे। ज़ाहिर बात है एक सियासतदान हैं तो सियासी ज़मीन तलाश रहे होंगे, तो हम उनसे बातचीत करेंगे सियासत पर। फ़ारूक साहब, आपका जो है तो सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। जी, जज़ाकल्लाह। आप जो मकसद के लिए आए हैं, बहुत साफ मुझे बताइए, आप किस मकसद के लिए आए? आप सियासतदान है, देखिए जी, सियासतदान जो है तो कोई पंडित और मौलवी नहीं होता, बल्कि वो खाली सियासतदान होता। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ये बात साफ है कि औरंगाबाद एक तारीख़ी मिसाली ऐसी सरज़मीन है जहाँ पर हाल ही में वंचित घटकों का और पिछड़े हुए मुसलमानों का अगर इत्तेहाद हो जाए तो क्या मिरेकल, क्या चमत्कार हो सकता है। पिछड़े हुए क्यों? असल में एमआईएम के साथ तो आप गए थे, तो अगड़े पिछड़े सारे मुसलमान आ गए थे। नहीं, तो खुद मुसलमान जो तबका है ये सच्चर की रिपोर्ट के बाद में वाजे हो चुका है सियासतदान कि मुसलमान जो है वो हर लिहाज से पिछड़ा हुआ है। 70 साल की हुकूमतों ने इतनी नाइंसाफियां बरती है कि हम तालीम में पिछड़े हैं, हम समाजी लेवल पे पिछड़े हैं, माशी लेवल पे पिछड़े हैं, सियासत में तो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो ये लिहाज से हमको अब अपनी हिस्सेदारी ये लेने के लिए जो एक स्ट्रगल करना है, उसमें एक फार्मूला की ज़रूरत है। जो हम 70 साल के तजुर्बे कर चुके हैं उसमें हम नाकाम हो चुके हैं। अब कोई नए तजुर्बे जो कौम तलाश रही है कि ऐसे कोई तजुर्बे आए जिससे हमको सियासी ज़मीन पे कामयाबी मिले। और ऐसा एक तजुर्बा इस बार लोकसभा के चुनाव में पूरे औरंगाबाद ने, और औरंगाबाद का तजुर्बा पूरे महाराष्ट्र और मुल्क ने देखा हुआ है कि अगर मुसलमान और पसमानदा दिगर तबके जब इकट्ठे हो जाते हैं तो मिसाली काम हो जाता है। तो वही मिसाल जो वो हुआ है उसको फिर से हम कैसे कर सकते हैं, उसकी एक तलाश है, ऐसा हम कहें तो गलत नहीं होगा। तलाश जो है जी बहुत अनहोनी जो है तो हो गई थी लोकसभा में, लेकिन ये जो अलग अलग हो गए जी, तो ये इसकी भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए ना, क्यों अलग अलग हो गए? एमआईएम और वंचित आघाड़ी, बहुत बड़ा भाई छोटा भाई की जो है तो खसीदा खानी हो रही थी या तारीफें हो रही थी एक दूसरे की, और बाड़ा साहब आज भी बड़ा ईमानदार मानते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब को, फिर अलग क्यों हो गए बहरहाल? नहीं, इसमें 2-3 बातें हैं, अगर आप मुझे वक्त देंगे तो आप देखिए, आपके सामने कैमरा है, इसकी तरफ देखिए और बोलिए जितना वक्त आपको चाहिए। आज जो है तो इस मसले को हल ही करेंगे इंशाल्लाह। तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि वंचित बहुजन आघाड़ी वो सारे महरूम तबकों को लेकर बनी हुई आघाड़ी है जिनको सियासी तौर पर अछूत बनाने का काम 70 सालों में ये बड़ी सियासी पार्टियां जो अपने आप को कहलाती है, सेक्युलर कहलाती है, उन्होंने सियासी अछूत जिन जिन तबकों को बनाया, जिन जिन को मौका नहीं देकर, टिकट नहीं देकर, हाउस में नहीं भेजा, ऐसे तमाम तबकों को लेकर जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी तब बाड़ा साहब अम्बेडकर को मुसलमानों के सियासी पिछड़ेपन को लेकर एक फिक्र थी। और उन्होंने ये बात कही कि आपको याद होगा जब एमआईएम के साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस हुआ तो तब कांग्रेस ने बहुत ढिंडोरा पीटा था कि जातिवादी पार्टी के साथ वंचित चली गई, प्रकाश अंबेडकर साहब जातिवादी पार्टी के साथ गए, अब हम जब तक वो दूर नहीं होंगे हम बात नहीं करेंगे उनसे, जगह के लिए, सीट बंटवारे के लिए हम मुलाकात नहीं करेंगे, पहले वो एमआईएम से नाता तोड़े। तब प्रकाश अंबेडकर साहब ने बड़ी ताकत के साथ ये स्टेटमेंट दिया था कि हमको मुसलमानों का राजनीतिकीकरण करना है, उनको हमको पॉलिटिकलाइजेशन करना है मुसलमानों का, उनकी खुद की एक पॉलिटिकल इमेज बननी चाहिए, उनका वजूद बनाना है। इसलिए हमने एमआईएम को साथ लिया है और ये कांग्रेस हमसे आगाड़ी करे न करे हम एमआईएम का साथ नहीं छोड़ेंगे। इतनी ताकत से उन्होंने बार बार बयान दिए। तो ये बात तय है कि मुसलमानों की एक पॉलिटिकलाइजेशन करने में, क्योंकि एमआईएम एक लीडिंग मुस्लिम पार्टी के तौर पे महाराष्ट्र में उभर रही थी, इसलिए उसको साथ लिया गया, पहली मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि महाराष्ट्र में हमारी जो पॉपुलेशन में हिस्सेदारी है वो 12% है
अब वो 12% हिस्सेदारी के तहत अगर देखा जाए तो 288 में के 32-34 सीटें कुछ हमारे हिस्से में आती है। अब टोटल महाराष्ट्र में अगर मुसलमानों को 34 सीटें देना है तो एमआईएम को हमने मुसलमानों का ही एक दल के तौर पर ही लिया है साथ में, तो कुछ सीटें एमआईएम लड़ेगी, कुछ सीटें वंचित लड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से ये जो अलायंस हुआ था ये मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ दोनों की वजह से दोनों नेशनल लीडर ने अलायंस किया, तो सीट का बंटवारा भी ये दोनों लीडरों के हिस्से या जिम्मेदारी पे आता है। लेकिन जिस तरीके से ये फार्मूला से मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब चुनकर आ गए, उसके बाद में उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बार बार बोल रहे थे कि हमको 100 सीटें चाहिए, कहा कि हमने 96 सीटों की लिस्ट की है, फिर कहा हमने 78 सीटों की है। तो ये प्रेस का मामला ही नहीं था, बंद कमरे में दो बड़े लीडर छोटा भाई बड़ा भाई बैठते थे और वो आपस में कर सकते थे। लेकिन इसको मीडिया में लाकर एक जिसको हम सोशल डिस्कशन में लाने का मुद्दा कहते हैं, वो बंद कमरे की बातें बाहर आई। सवाल है ये कि छोटा भाई बड़ा भाई बीजेपी के लिए तो काम नहीं करते, जैसा कि आपके कांग्रेस और दीगर लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये जो है दोनों छोटा भाई बड़ा भाई ये बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनकी बी टीम है। दो बातें हैं। पहली बात है कि हमने आज तक हम तमाम महरूम तबकों ने, हम महरूम होने की एक बड़ी वजह यह है कि हमने महरूम मतलब पसमानदा पिछड़ा हुआ वंचित वंचित तो जितने हम वंचित घटक है वो वंचित बने इसलिए कि हमने हमेशा सियासत को आरएसएस के चश्मे से दिखाने का हमको काम किया गया, या हमको बदगुमानियों में मुलविस कराने का काम किया गया। कोई सियासतदान ऐसा नहीं है इस मुल्क में जिसके ताल्लुक से बदगुमानी फैलाई नहीं गई हो। तो पहले तो हम अपने गुमानों को ठीक कर लें, और हम किसी भी सियासतदान को, चाहे वो नगर पालिका, अपने गली के लीडर को भी हम अरे वो इसको मिल लिया तो क्या मुलाकात भी हो गई इत्तेफाकन, तो उसके बारे में भी गुमान अपने ठीक नहीं। और ये भी सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों ने भी लोगों के गुमानों को बिगाड़ने में किया है, क्योंकि दूसरे तो चाय से दूध से गर्म दूध से जलते हैं, लेकिन अपने जो कौम है वो छाछ से जली हुई है, तो वो भी फूंक फूंक के कदम रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो अहम है हमको समझनी चाहिए कि अगर ये अलायंस हो जाता, अगर एमआईएम और वंचित एक साथ सीटें लड़ती तो ना बीजेपी की सीटें कम होती ना शिवसेना की होती। अगर सीटें कम होती तो कांग्रेस एनसीपी की सीटें कम होती, क्योंकि ये दोनों तबकों के जो वोट है, वो जो वंचित को जो वोट मिलता, वो वोटर कभी भी बीजेपी का वोटर ही नहीं रहा है। तो अलायंस टूटने से फायदा बीजेपी को नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये अलायंस को जो इन्होंने बी टीम का इल्ज़ाम लगाया, आज पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के जैसे ही हुकूमत में आई लोकसभा में, उन्होंने 3 तलाक का बिल पास किया, 370 किया, यूएपीए के अमेंडमेंट किए जो कि बहुत ही जालिमाना है, फिर उन्होंने उसके बाद में एनआरसी सीए के लिए कानून लाया। तो ये सारे कानून पार्लियामेंट के अंदर तो मेजोरिटी में पास हुए। आप मुझे बताइए, राज्यसभा के अंदर ना एमआईएम है ना वंचित बहुजन आघाड़ी है, राज्यसभा में बीजेपी की मेजोरिटी नहीं है, मोदी एनडीए की मेजोरिटी नहीं है। यही सेक्युलर पार्टियां हैं जिन्होंने वहां बायकॉट करके उनकी मेजोरिटी बनाई और राज्यसभा में मोदी के ये तमाम जालिमाना कानून पास कराए। तो असल बीजेपी की बी टीम कौन हो गई फिर? तो फिर जो उनको मदद कर रहे हैं। और एक मुद्दा मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि सेना बीजेपी औरंगाबाद में हमेशा कांग्रेस और राष्ट्रवादी को औरंगाबाद के मुसलमानों ने इसलिए वोट दिया है क्योंकि इन्होंने यहाँ की 30 साल की शिवसेना की जो हुकूमत है बल्दिया की, और यहाँ पे जो 20 साल से खैरे की हुकूमत थी, इसके खिलाफ कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी ने हमेशा तकरीरें करके मुसलमानों के वोट लिए। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो गए, शिवसेना के साथ गवर्नमेंट बना दी, तो असल बी टीम कौन है? तो यहाँ पर जो बी टीम सी टीम की बदगुमानी फैलाई जाती है, उससे हमारे कौम को बचना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चलिए, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि कोई बी टीम नहीं है। अब दूसरा एक सवाल जो अधूरा रह गया, फिर ये जब इतना सोच रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर, तो अलायंस टूटा क्यों? मैं वही मुद्दे पे आ रहा था। तो असल तो मुझे उसके लिए तो वक्त लीजिए ना, क्योंकि वो मुद्दा बड़ा है। हमको देखिए, पहले मैंने आपको 2 मुद्दे बता दिया चुके थे कि आबादी इतनी है। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ कि हमारी सीटें 30-35 होनी चाहिए। कमरे में कर ले सकते थे, प्रेस में आ गया, करना चाहिए। प्रेस में लाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो किसने, जिसने इंटरव्यूज दिए, किसने दिए? बोलो ना। इम्तियाज साहब ने दिए ना। वो बार बार प्रेस में आके हमारे आगे तो प्रेस में नहीं आएगा, कैसी बात है? अरे भाई, आप लेकिन उन्होंने किस रोल में है अभी, किस रोल में है? उनके फैमिली के जो हेड है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनकी जिम्मेदारी पे है, वो तय करेंगे बोलकर जवाब दिया जा सकता था। लेकिन चलो, इससे भी परहेज नहीं है। लेकिन बाद में जो सीटों के बंटवारों की बात चल रही थी, उसमें आखिर का जो ये है कि 40 सीटें मुसलमानों के हिस्से में तय हुई थी, और उसमें फिर कितनी सीटें
एमआईएम लेगी, कितनी ये लेगी, इसमें इम्तियाज साहब का एक इसरार था कि भाई अभी बाकी सीटों पे बात होने के पहले जितनों पे आपको ऑब्जेक्शन नहीं है उतने सीटों का आप ग्रीन सिग्नल दे दो, हमारे बंदे काम को लगेंगे। अच्छा। उस लिहाज से जो लिस्ट भेजी गई थी वो लिस्ट में से 8 सीटों की ऐसी जगह बताई गई जिन पे हमको एमआईएम को छोड़ने में कोई हर्ज नहीं था, पहले इनको डिक्लेयर करो। लेकिन वो फाइनल सेटलमेंट नहीं था, फाइनल फिगर नहीं था। लेकिन दूसरे दिन शाम में 8 बजे तक असद साहब ने कहा था मैं रिप्लाई दूंगा, और दोपहर में 2:30-3 बजे लेटर निकल गया इम्तियाज साहब का कि हम अलायंस के बाहर हो गए। फिर भी वंचित ने जवाब नहीं दिया। 4 दिन सब्र करने के बाद जब मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक प्रेस के दौरान उन्होंने कह दिया कि महाराष्ट्र के सदर ने जो बोल दिया फाइनल डिसीजन है, तब तक तो हम वेट एंड वॉच में थे। और ऑनरेबल प्रकाश अंबेडकर साहब ने क्लियर वर्ड्स में ये बात कही थी कि वोटिंग के और फॉर्म भरने के आखिरी तारीख तक छोटे भाई के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद किया, वो खोल कर आ जाए, इसमें कोई परहेज की बात ही नहीं। असल में ये तो था कि क्यों टूट गया, ठीक है, मतलब कि इसमें ये कहेंगे कि कम्युनिकेशन गैप हो गया, कुछ ऐसा ये भी, या दोनों बड़े भाई छोटे भाई जो है तो अवामी इसमें तो कह रहे हैं कि हम बड़े भाई छोटे भाई है, लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई का इतना रब्त नहीं था एक दूसरे में कि इसकी वजह से टूट गया। अभी इन दोनों में रब्त नहीं होने की वजह से जब दूसरे मेंबर रब्त में आ जाते हैं तो फिर वो डायलॉग जो है 1 to 1 नहीं रह जाता और उसके अंदर फिर मुख्तलिफ राय बन जाती है। तो ये मेरे को बताइए आप कि इम्तियाज जलील से, अब एमपी है वो, प्रकाश अंबेडकर उस वक्त बात ही करना नहीं चाह रहे थे। मैंने कहा ना कि जो इस फैमिली के मुखिया उस फैमिली के मुखिया से बैठकर जब अलायंस किए तो बंटवारा भी दोनों मुखिया नहीं करना चाहिए और तोड़ना भी है तो दोनों मुखिया ने तय करना चाहिए। अगर ये पूरे जो है हम 2-4 घंटे भी इस पर गुफ्तगू करेंगे तो ये ला हासिल है। लेकिन मैं इसका एक निचोड़ बोलना चाहूँगा। हाँ बोलिए निचोड़। कि एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 9 लोकसभा में जाके जब अपील की थी लोकसभा में मुसलमानों से भी कि आप प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत को कबूल कीजिए और इनको वोट कीजिए, सिवाय औरंगाबाद के बाकी जगह पे मुसलमान, मैंने बताया कि बहुत जल्दी किसी पे एतबार नहीं करते क्योंकि बहुत चुटके खाए कौम ने, तो वो हिसाब से मुसलमान भी बहुत सब्र में थे, तब नहीं कर पाए। तो बैरिस्टर साहब के अपील के ऊपर जब वो टर्न आउट नहीं हुए थे तो लोकसभा का औरंगाबाद की मिसाल की वजह से वो मुस्लिम तबका जो यकीन नहीं एतबार नहीं कर रहा था वो भी एक्साइटेड था कि अब ये अलायंस को बीजेपी में सेना को हराने की एबिलिटी आ गई है। अब हमको एक ऑप्शन मिला है। ये आपके मेरे जैसे आम मुसलमान भी जो थे वो भी सोच रहे थे, जो औरंगाबाद का मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि औरंगाबाद पैटर्न महाराष्ट्र में आता है तो हम बड़ी ताकत में सेना बीजेपी को रोकने में कामयाब होंगे। वो जो वंचित और एमआईएम का अलायंस टूट गया, क्यों ना वंचित और एमआईएम का अलायंस अब होगा नहीं होगा, सियासी पार्टियों में इत्तेहाद होगा नहीं होगा, लेकिन वंचित का और मुसलमानों का अलायंस हो सकता है क्योंकि आवाम पाबंद नहीं है किसी के हुक्म की। आवाम खुद होके वंचित तबकों से अगर जुड़ जाती है तो ये तारीख रही है रफ़ी साहब कि अपनी इस्लाम की तारीख में अगर देखा जाए तो हमेशा हमने पिछड़ों के पसमानदा लोगों की लड़ाइयाँ, मजलूमों की लड़ाइयाँ हमने लड़ी हुई है और उसमें अल्लाह की मदद आने से हमने बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो क्यों ना पिछड़े वंचित तबकों के साथ मुसलमान जुड़ जाएं। फारूक भाई, मैंने जो कहा था कि बहुत मंजावा सियासतदान है फारूक अहमद साहब, देखिए मैंने ये कहा था ना, ठीक है, वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के कौल है कि तुम्हारी गुलामों को देखकर उन्होंने कहा था जो दबे हुए पसमानदा पिछड़े हुए थे कि तुम्हारी माओं ने तो तुम्हें आजाद पैदा किया था, लोगों ने कब से तुम्हें गुलाम बना दिया। ठीक है, ये जो है आपने बड़ा जो है तो एकदम जज्बात से जो है तो काम ले लिया इसमें, तो इसलिए मैंने कहा। अब देखिए कि जो एक तो अलायंस मुझे याद आता है दलितों और मुसलमानों का, एक था पर जोगिंद्र कवाड़े और हाजी मस्तान ने एक अलायंस बनाया था, ठीक है, और जो है तो वो अलायंस को इतनी जो है तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। फर्क आप जैसे बात कर रहे थे तो नांदेड़ है, परवनी है, बीड़ है, जो मराठवाड़ा है आपका 8 अजला, इसमें जो मुस्लिम आबादी है वो एक जो है तो अच्छी तादाद में है, कहीं पर 30%, कहीं पर 20%, कहीं पर 15%, काफी महाराष्ट्र के मुकाबले में। अगर अब दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर मुस्लिम आबादी कम है, ठीक है। और असदुद्दीन ओवैसी की जहाँ अपील हुई थी, जहाँ पे नजरअंदाज कर दी गई बकौल आपके कि उनको नज़रअंदाज कर दिया उनकी अपील को, तो वो ऐसे इलाके थे जहाँ पर जो है तो आबादी कम थी या जो भी है बहरहाल। और शोलापुर में तो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा जो है तो हल्का रहा है, और जो है तो ये सारी चीज़ें, खैर इस पर अरे औरंगाबाद हो गया है ये सब। हाँ, ये माजी हो गया। अब चलिए अब हाल पे औरंगाबाद आने का मकसद क्या था ये नहीं बता रहे थे आप। जी मैंने वाज़ेह किया है कि
जिस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी के पीछे एक बड़ी ताकत जितनी भी बहुजनवादी पार्टियां होती थी, आज तकरीबन वो सारी पार्टियां वंचित बहुजन आघाड़ी में ऑनरेबल प्रकाश अंबेडकर साहब की क़यादत को कबूल करके उसमें जम हो चुकी है। अभी पिछले बार जितने भी ऐसे अंबेडकरवादी और बहुजन वर्ग के उम्मीदवार चुनकर आए थे, तो वो सारे तकरीबन हमारे कांटेक्ट में हैं और वो सब इधर आना चाहते हैं और यहाँ पर एक बड़ी बहुजन वर्ग की एक गट्ठा ये लोग माननीय बाड़ा साहब के क़यादत में आ रहे हैं। क्यों ना हम जो मिरेकल देख चुके हैं उसको रिपीट करना है, तो हम भी एक कौम के हैसियत से क्यों ना वंचित के साथ में एक अलायंस करके हम आएँ। और हो सकता है कि देखिए, एक बात तो साफ़ है कि औरंगाबाद के लोकसभा चुनाव में जितने मुस्लिम कैंडिडेट मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब के ख़िलाफ़ चुनाव लड़े थे, उनको 20,000 वोट मिले। कांग्रेस को मिले हुए वोटों में यहाँ की ही आवाम बताती है कि 90% मुसलमानों के वोट थे, यानी तकरीबन 35,000 मुस्लिम वोट ऐसे थे जो इम्तियाज़ साहब को नहीं मिले थे। बराबर है, लेकिन नहीं वो 35 के नहीं, वो 35,000 वोट नहीं मिले। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे जो पसमानदा वंचित तबके हैं उन्होंने खुलकर मदद की, खुलकर वोट किया। एक ऐसा हिंदू, जो एक ऐसा गैर मुस्लिम तबका जो सेना और बीजेपी से नफरत करता है उतनी ही जितनी मुसलमान करता है, एक ऐसा हिंदू और पिछड़ा हुआ तबका जो सेना बीजेपी से फासला बनाता है जितना कि मुसलमान बनाता है। अब हमने अगड़े लीडरशिप की क़यादतों में बहुत अरसा बिता दिया। हमने जो अगड़े तबके हैं या प्रस्तापित ऊंचे तबके के कौमें हैं, उनकी गैर मुस्लिम लीडरशिप को कबूल किया। हमने शरद पवार साहब की लीडरशिप को कबूल किया, अशोक चौहान की लीडरशिप को कबूल किया, दर्डा जी की लीडरशिप कबूल किया। अब अगर इनके पीछे वो वाला हिंदू तबका नहीं जा रहा है जो बीजेपी से दूर है, तो क्यों ना हम ऐसे बीजेपी के खिलाफ के जो हिंदू और पिछड़े तबके हैं उनके साथ अगर मुसलमान का इत्तेहाद हो जाएगा, तो हम लोकसभा में जो नतीजा हमने लाया है वो नतीजा हम औरंगाबाद महानगर पालिका में मेयर की सीट पर हम पहुंच सकते हैं। अगर ये दो कौमें एक हो जाएंगी, ये पिछड़े तबके एक हो जाएंगे, तो ये नतीजा अगर औरंगाबाद में आएगा तो इंशाल्लाह ये पैटर्न के ऊपर महाराष्ट्र की और मुल्क की सियासत इसी डायरेक्शन में चलेगी। एक ऐसा नया तजुर्बा क्यों ना हम कर सकते हैं। मेरे को एक बात बताइए जी, जहाँ वहाँ असदुद्दीन अवैसी है, इम्तियाज़ जलील है, ये ऐसे जो है तो लीडर्स है ना MIM में, आप किन को पकड़ेंगे जो मुसलमानों के लीडर है? नहीं, अभी देखिए असदुद्दीन अवैसी साहब चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने यहाँ पर तजुर्बे करके कोई मुस्लिम लीडरशिप को सामने लाया है। वो महदूद क्यों रहे? हम भी औरंगाबाद के अंदर ऐसे मुखलिस शख्सियतों की तलाश कर रहे हैं, ऐसे लीडरान के साथ हमारी बात चालू है जो कौम को एक बेहतरीन अच्छी लीडरशिप, एक अच्छी क़यादत दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, तो क्यों ना उनको भी एक मौका दिया जाए, उनको भी सामने लिया जाए, एक पर ही हम क्यों रुके? फारूक भाई बहुत ईमानदारी से बताइए आप। बिल्कुल मैं पूरी ईमानदारी से, मेरे में सियासी रणनीति नहीं है, मैं बहुत समाजी आदमी हूं। और आपके जो ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक। इसमें एक बात बताइए कि मतलब आप उन लोगों की तलाश में हैं जो MIM से दूर है या MIM से दूर हो जाएंगे। अभी जाहिर बात है जो टिकट जब बंटवारा होगा, ठीक है, इलेक्शन का, उस वक्त टिकट तो कुछ लोगों को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, तो जिनको नहीं मिला उनको तलाश करके टिकट देने का काम करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। टिकट मिलने को और उनको टिकट नहीं मिलने को बहुत अरसा है, लेकिन आज हमारे साथ में जिनसे डायलॉग चल रहा है वो ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस में, राष्ट्रवादी में, MIM में, जहाँ पर भी जो लोग हैं मुखलिस से और वो चाहते हैं कि ये नए तजुर्बे में वो हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, हम सबको दावत दे रहे हैं। हम चाहते हैं ये नई सियासत हो। मैं एक आपको मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि मुकामी जो इलेक्शन है, बल्दिया का जो इलेक्शन है, ये कोई इंटरनेशनल नेशनल इशू पे नहीं है। ये रहता है रास्ते का, नाली का, गंदगी का, सफाई का वगैरह। अच्छा, एक बहुत अच्छा जो है मेरा शहर जो है, तो कहीं देखिए कहीं जगह पर ये कहा जा रहा है कि मेरा शहर गड़े में या गड़ा मेरे शहर में। तो आप 4 दिन से यहाँ डेरा डाले हुए शहर में, ठीक है, तो आपने क्या देखे शहर को? मैं 4-5वीं बार 4 दिन का डेरा डाल रहा हूँ, इससे पहले भी 4-8 दिन यहाँ डेरा डाल चुका हूँ। लेकिन मैंने जो देखा, कल मैंने एक साहब को ये बताया कि जब मैं ये किराड़पुरा के रोड से सिडको के रोड पर गया, तो मैं 2 व्हीलर पे, मेरी बड़ी गाड़ी कहीं एंगेज थी, 2 व्हीलर पे जा रहा था, तो बिल्कुल वाइब्रेशन पे बिल्कुल हम वो मसाज होते हुए जा रहे थे। और जब एकदम प्लेन रास्ता लग गया तो मैंने मेरे दोस्त को पूछा कि अरे यार, अभी तक तो अपन मसाज ले रहे थे, पूरा वाइब्रेट हो रहे थे, ये एकदम से क्यों रास्ता तब्दील हो गया? तो वो बोले कि साहब वो बॉर्डर थी।
हाँ। वो अपनी बस्ती थी और यहाँ से लगाया बोले गैर बस्ती का, तो वहाँ का डेवलपमेंट है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई खराब सड़कों की, कचरा वगैरह, ये सब चीजों की ये सियासतदानों ने मुसलमानों को आदी बना दी है। हमारी पिछड़ी बस्तियां भी और हमारी बस्तियों भी एक जैसी रखते हैं, कोई काम नहीं, कौम को आदी बना दिया गया। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि बल्दिया सिर्फ रास्ते, नाले और सड़कें बनाती है, ये महदूद नहीं है। तो ये बल्दिया इतनी सरकारी स्कूल है, मैं आपको बताऊं कि जो खानगी स्कूल के अंदर आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए जद्दोजहद करते हैं, वहाँ के टीचर को 20,000 तनख्वाह होती है साहब। और जो बल्दिया की सरकारी स्कूल में जहाँ हम बच्चों को नहीं डाल रहे उसको 50-60 हज़ार तनख्वाह होती है। लेकिन बल्दिया में आने वाले कॉरपोरेटर और उनके जो रहनुमा हैं, जिनकी क़यादत में वो कॉरपोरेटर चुन के आए, उनको अगर एक अच्छी तालीम देने का अगर नज़्म कर दिया जाए तो लोग खानगी स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूलों में बच्चों को डालेंगे। एजुकेशन का दर्जा बढ़ाओ। एक वार्ड का डेवलपमेंट रास्ते से दिखता है, एक कौम का डेवलपमेंट अच्छे तालीम से दिखता है, अच्छे हेल्थ की सुविधा से दिखता है। हमारे को यह अहम मसले है। वबा की इस माहौल में हमने ये पेंडेमिक में देखा है कि किस तरह से हम इलाज के लिए मोहताज हुए हैं। हमारे लोग, उनको बेड नहीं मिल रहा, इंजेक्शन नहीं मिल रहा, ऐसे तो क्यों ना ये सब हमारी अगर यहाँ ताकत बन जाएगी, अगर ये बल्दिया हाथ में आएगी तो इंशाल्लाह हर बल्दिया मतलब कॉर्पोरेशन महानगर पालिका जिसको है। बल्दिया तो बड़ा वसी उर्दू लफ्ज है, मैं समझूंगा मेरे देखने वाले। मैं असल में आप जो है तो ये मत कीजिएगा कि मैं बार बार आपको टोक देता हूँ, मैं जो मेरा काम ही है ये। बिल्कुल सही है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वरना अभी कैसे देखो, बेसिकली मेरा तो प्राइमरी एजुकेशन जो था वो मराठी था, बाद में अंग्रेजी था, तो मेरा उर्दू मीडियम का कंसर्न नहीं है। लेकिन अच्छी उर्दू मोहब्बत है ना, उर्दू एक अदब की जुबान है, उससे बहुत मोहब्बत है बेइंतहा। तो हमने अपने तौर पर उर्दू को जितना भी सीख सकते सीखने और समझने की, मतलब मैंने बात काट दिया, खाता कलामी के लिए। तो अभी ये कॉर्पोरेशन के अंडर में ये सारी चीजें होती है और इसके साथ साथ सड़कें भी होती है, नाली भी होती है, क्योंकि पाकी आधा ईमान है, ये हमारा ख्याल है। ईमान है तुम्हारा? हाँ हमारा आप, लेकिन पाकी नहीं है तो आधा ईमान भी तो खराब हो रहा है ना। अच्छा, तो पाकी भी हमारे लिए जरूरी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉर्पोरेटर का एक रूल होना चाहिए। हमने कुछ एक ये मैनिफेस्टो में और कुछ कंडीशन दिए हैं कि हमारा जो टिकट मांगेगा वो ऐसी जगह अपना दफ्तर खोल ले जो चुन कर आने के बाद बंद नहीं होगा, और वो वहाँ उस दफ्तर में बैठकर किसी को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या कुछ भी चाहिए, आज अगर उसने एप्लीकेशन भर कर दे दिया, आज डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दिए, तो अगले दिन उसके घर पर वो पहुँचना चाहिए। वहाँ की जो कंप्लेंट्स आ रही है, और कॉरपोरेटर को हफ्ते में एक बार जनता दरबार लेके डायरेक्ट अपनी शिकायतों को सुनने का उसको कंपलसरी बंधन रहेगा। हम ये सारी चीज़ों का एक तजुर्बा करना चाहते हैं, एक अच्छी सियासत का आगाज़ करना चाहते हैं, वो भी मोहल्ले के। हम नहीं बोल रहे डायरेक्ट MP के इलेक्शन में पूरे कौम को हम वोट दो, लेकिन वंचित घटकों ने आपको MP के इलेक्शन में दिल खोलकर वोट दिया है, हाथ बढ़ाया है ना, अब हम वो हाथ को साथ देना चाहिए। और ये हमारा दीनी फराइजा भी है कि हम जो हमको दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसने आप पर एहसान किया उसके एहसान को आप जो है, जी मैं एहसान नहीं बोलूंगा, जमहूरियत में एहसान नहीं है, एक तजुर्बा है। क्योंकि वो भी जो वोट दिया था बाड़ा साहब के आदेश को देखकर, वो तबकों ने जो वोट दिया था वो उस पहल को वोट दिया था जो बाड़ा साहब ने एक हाथ आगे बढ़ाकर एक कौम के साथ में दोस्ती का जो किया, तो वो कौम ने आगे बढ़ के किया। तो अब हमको साथ देना चाहिए, अब वो समाज को भी। और एक टेक्निकल बात, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात लंबी कर रहा हूँ। अभी इस वक्त जो वार्ड रचना है, हमने भी उसको पिटीशन लगाकर सुप्रीम कोर्ट में स्टे कराया है। हमारे भी वहाँ पे एडवोकेट संजय हेगड़े जो है, उन्होंने वहाँ पर पैरवी की है और कल ही उसको स्टे मिला है। हमने भी वार्ड रचना पे स्टे लिया है सुप्रीम कोर्ट जाकर। अब हम उसके अंदर जब स्टेट गवर्नमेंट से डायलॉग करेंगे, हम कोशिश करेंगे, जहाँ पूरी मुस्लिम आबादी है ऐसे वार्डों को उन्होंने ऐसे रिजर्व कर दिया और वहाँ पे तो 90% आबादी उतार सकते हैं। हाँ, तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब मुस्लिम आबादी में रिजर्व सीट के अंदर वंचित का इसी चुनाव लड़ेगा, अगर मुसलमान ये इत्तेहाद को जिंदा करते हैं तो वहाँ से वो इसी वंचित का इसी जूत क्या आ रहा है। हम ये यकीन दिलाते हैं कि जहाँ पर इसी की आबादी ज़्यादा है लेकिन वो ओपन में आया है, वहाँ पर हम रिप्लेसमेंट में मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे और वहाँ पर हमारे वंचित घटकों को अपील करके वोट दिलाएंगे, ताकि ये तनासुब जो है बना रहे, बैलेंस बना रहे। जी, हम तो और बात करेंगे इस पे। जी मैं बहुत फुर्सत में आपसे बात करना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं थ्योरी समझना चाहता हूँ कि आप जो है तो किस तैयारी से आए। जी ये बताइए मेरे को आप फारूक भाई कि आप औरंगाबाद 4 दिन से आए हैं, ठीक है, चौथा दिन है आज का आपका। जी हाँ, अभी भी कोई तय नहीं है कि आप कब वापस जाने वाले हैं, क्योंकि ये मेरे को पता चला। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो हाँ, मतलब कि अब जो है तो आप अपना दूसरा जो है तो पड़ाव नांदेड़ के बाद यही डाले हुए है ना। ये जी फिलहाल तो फिलहाल हो, मुझे यहाँ वोट नहीं लेने हैं, इसलिए बड़े लीडरों को मेरे से बहुत धोखा नहीं है, मैं यहाँ वोट नहीं लेने वाला। जी
हाँ, लेकिन अपने पार्टी के लिए वोट मांगूंगा जरूर। अभी मेरे को एक बात बताइए कि जो आपने 2-3 दिन का जो मुस्लिम लीडर्स से मुलाकात की, जैसा मुझे पता चला, मैं नाम भी नहीं बताना चाहता और आपसे भी नहीं पूछूंगा किसने, बिल्कुल। तो ये जो मुलाकातें हुई आपकी, इसका जो है तो रिजल्ट क्या रहा, ये बता दीजिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव है। और अभी हम जो है सिर्फ मुलाकातों का ही सिलसिला हमने रखा है, और सब मुलाकातें होने के बाद में उसका जो निचोड़ आएगा उसमें फिर हम सेकंड फेज के अंदर उन लोगों के साथ में डिक्लेरेशन करेंगे अलायंस का। अभी हमने टटोल लिया है, सबसे बातचीत हुई है, जो वंचित से जुड़ा हुआ तबका है उन लोगों के ज़रिए हमने अलग अलग शोबे में जो लोग हैं उनको मिले, हम कई समाजी लोगों को मिले। हमारी पहली कोशिश है कि नए पढ़े लिखे, ऐसे पढ़े लिखे जो अपनी कौम के फलाही के लिए अपने मफाद की कुर्बानी दे और जो खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं, ऐसे लोगों ने आगे आना चाहिए। न सिर्फ मुसलमानों में, दिगर तबकों में भी। अब हम बहुत आसानी से बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने सियासत में आना चाहिए, लेकिन मफाद परस्त अगर पढ़े लिखे आएंगे तो क्या भला करेंगे? वो तो मुसलमानों का भला करने ही वाले नहीं है, किसी तबके का नहीं करेंगे। पढ़े लिखे मफाद परस्त आएंगे जो अपने आप को ही बड़ा कर रहे हैं। तो भाई, अरे भाई, हमने इससे पहले जिनको अब तक चुनवा के लाया उन्होंने भी तो अपनी ही मिल्कियतें बढ़ाई ना, उन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाई, बिल्डिंगें बढ़ा दी, कारोबार बढ़ा दिया, पेट्रोल पंप ले लिया गया, राफेल के एजेंसियां ले ली, लेकिन कौम के लिए क्या किया? कंस्ट्रक्टिव कुछ ऐसा बताइए जो आप कर सकते थे, आपने किया है। तो वो नहीं होने की वजह से हम इस बार ये तलाश रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग खिदमत खल्क का, खिदमत का जज्बा रखते हैं और कौम के फलाही के लिए अपने मफाद की कुर्बानी दे सकते हैं, ऐसे लोगों ने आगे आना चाहिए। इस पे हमारा ज़्यादा जोर है और नई लीडरशिप उभरनी चाहिए। मेरे को एक बात बताइए कि जो कारपोरेशन में जो अभी MIM से अलायंस हो सकता है कि फर्क, ये बताइए। देखिए, अब बाड़ा साहब ने, माननीय बाड़ा साहब ने 8-10 दिन पहले बिहार के ताल्लुक से एक वीडियो अपील जारी की और उस वीडियो अपील में उन्होंने कहा था कि भाई वहाँ बिहार में पिछड़े और मुसलमान एक हो जाएंगे तो 40% आबादी है, जो बीजेपी को रोकने के लिए काफ़ी है। और उन्होंने दावत दी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आइए हम साथ में मिलकर करते हैं, लेकिन अभी 10 दिन हो गए, उनकी तरफ से इसका कोई जवाब नहीं है। बिहार के हद तक मैं कहूँगा कि दावत दी हुई है, लेकिन अभी औरंगाबाद के अंदर जिस तरीके से, जिन वजह से, जिनकी वजह से अलायंस टूटा है, जब तक वो नहीं चाहेंगे अलायंस नहीं होगा। हमारे दरवाजे खुले थे। साफ बताओ ना किसकी वजह से टूटा? जिन्होंने लेटर इशू किया कि हम आघाड़ी से बाहर आ गए हैं बोलकर, वो मोहतरम इम्तियाज जलील साहब ने लेटर इशू किया और कह दिया कि हम आघाड़ी से बाहर आए, तो हमारे दरवाजे को बाहर से कड़ी लगाकर वो चले गए। अब अंदर से हम कड़ी नहीं खोल पा रहे हैं, वो आके बाहर से कड़ी खोल दे। अच्छा, एक बात मेरे को बताइए, अब ये तो छोड़िए, अब MIM के अलायंस पे मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है। आपके कहने से ये मेरे को जो है तो मैं समझ गया कि अब अलायंस मुमकिन नहीं है। ठीक है। अब ये बात जो मुस्लिम, अगर जो आपने जो तरकीब इस्तेमाल की, आप वाकई जो है तो आपके बाड़ा साहब भी और आप भी बहुत होशियार लोग हैं सियासत में। आपने जो तरीका इस्तेमाल किया कि इंडिविजुअल लोगों से मिलेंगे, जी है ना? जी हाँ, जो MIM से नाराज है, जो और पार्टियों से नाराज है, मुस्लिम लीडरशिप, सिर्फ MIM से बोलकर नहीं, और भी पार्टियों से ना भाई, सभी पार्टी, उनसे मिलेंगे, एक जो है तो नया। अब मेरे को आप बताइए कि क्या जो वंचितों ने वोट दिया था लोकसभा में, क्या वो वंचित फिर वोट देंगे इस अलायंस देंगे? और मैं तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि आज अपने महाराष्ट्र में और मुल्क में एक क़यादत ऐसा है जो अपने समाज को अगर बोल दे इनको वोट दे दो, तो वो समाज उनकी क़यादत पे इतना एतबार करता है कि वो ब्लाइंडली वोट दे देता है। आपने देखा है, ये लोकसभा में ही नहीं, हर जगह पे हुआ है। जितने अभी वंचित चंदा देकर लोगों ने वोट दिया, पैसा देकर, और पैसा देने वालों की होड़ लगी रहती थी। बाहैसियत सहाफ़ी आप भी कई बार देख चुके होंगे कि चंदा देने वालों की कतार लगी रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोहब्बत अपने क़ायद से, और हमारी भी कौम को अब ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि हमको उसको ताकत देनी पड़ेगी, अपनी क़यादतों को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम अपने क़यादों के पीछे रह जाते तो किसी और की क्या मजाल है कि वो उन क़यादतों को थोड़ा कम आके, लेकिन अपने पास में अभी आज तक तो भी ये कौम के हद तक ये गुमान मेरा तो है, और अल्लाह इसको बरकरार रखे कि कम से कम उलेमा की अपील पे अपनी कौम कुछ गौर करती है। लेकिन अच्छा, अब तो बहुत अच्छी बात, उलमा इकराम के बारे में प्रकाश अंबेडकर साहब ने हारने के बाद जो है तो गम गुस्से का इजहार किया था। नहीं, जो चीजें आई थी प्रेस में, आप बताइए, मैं मेरी बात में साफ कर, बोलिए ना, आप बता दीजिए। उन पे ये इल्जाम था कि उन्होंने उलमा इकराम के बारे में जो है तो इलेक्शन हारने के बाद उनके खिलाफ कहा था कि उलमा इकराम ने जो है हमारा साथ नहीं दिया। देखिए, एक बात मैं आपको साफ कहूँ, उनका स्टेटमेंट इस तरह से था कि किसी पॉलिटिकल लीडर के कहने पर नहीं, मुसलमान उलेमा के कहने पर वोट देते हैं।
और इस बार लोकसभा में हमको उलेमाओं ने साथ नहीं दिया। इसीलिए हमने उलेमाओं से विधानसभा के पहले उलेमा इकराम से मशवरे करने की कि भाई आपकी क्या तवक्को है, आपने लोकसभा में वोट नहीं देने की क्या वजूहत है, बताइए क्या एजेंडा रहना है, क्या मैनिफेस्टो रहना है। हम आपकी बात को सुनने के समझने के लिए तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन जगह पे जहाँ तक मुमकिन हो उलेमा से कांटेक्ट करके अपना मैनिफेस्टो बनाया हुआ है। तो उलेमाओं का ये नहीं किया, जज्बात से ये नहीं किया, उल्टा उनकी वो हकीकत पेश की कि ये कौम उलेमाओं का सुनती है। उसमें गलत बात कुछ है नहीं, उसको गलत तरीके से कुछ मीडिया ने जरूर पेश किया होगा, लेकिन उन्होंने उनके रिस्पेक्ट में ही कहा था कि उलेमा का सुनती है कौम। मेरे को एक बात बताइए, अभी जो आप ये जो दौरे लगातार कर रहे हैं जी, ये तीसरा शायद दौरा है आपका शहर औरंगाबाद, चौथा। हाँ। ठीक है, क्योंकि जो है तो मेरे को एक की इत्तला नहीं मिली, इसलिए मैं जो है तो तीसरा कह रहा हूँ। आप बता देते अगर तो मैं चौथा कहता। खैर सर, आपके सोर्सेज बहुत तगड़े हैं, आपको चौथा भी मालूम है, आप भूल गए, लेकिन आपके सोर्सेज माशाल्लाह बहुत तगड़े हैं जी। खैर जो है जी, अभी जो आप जो मुलाकातें कर रहे हैं, एक तो सियासी लीडरान से कर रहे हैं जी, ठीक है, मुस्लिम सियासी लीडरान से, समाजी भी कर रहे हैं, वंचित सियासी लीडरान से भी कर रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद में आपने कहा समाजी से, तो उलमा इकराम से इस दौरे में मुलाकात हुई आपकी? नहीं, उलेमा इकराम के मुलाकात के बिना किसी भी राय पे पहुंचना नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये मानता हूं कि आज हमारी कौम में जितनी भी अच्छाइयां हैं, जितनी भी हमारे कौम की एक डायरेक्शन है अच्छी, वो उलेमा इकराम की कोशिशों का नतीजा है। और हम पहले सोशल पॉलिटिकल, क्योंकि उलमा हमको जब सवाल पूछेंगे कि आपका यहाँ पे क्या नेटवर्क है, कैसे करने वाले हैं, तो एक पूरी जानकारी जब तक उनको जो जानकारी लगती है वो आने तक हम रुके हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरी अगली मीटिंग जो है वो इसी मकसद से रहेगी। तो ये अभी जो प्लान चल रहा है कि वंचितों और मुसलमानों को मुत्तहिद किया जाए, ये चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या और कुछ इसमें है? नहीं, कुछ भी नहीं है। हम ये कहते हैं कि वंचित और मुसलमान एक होने के बाद क्या मुमकिन है, वरना कांग्रेस राष्ट्रवादी जैसी पार्टियों ने हमको महदूद किया है। हमको नगर पालिका के आगे उन्होंने कभी जाने नहीं दिया, चुनकर आने नहीं दिया, और वो पिछले दरवाजे से एमएलसी फेमएलसी की राजनीति करते हैं, जो कि जमहूरियत के लिए गलत है। हमको चुनकर जाना चाहिए सामने के दरवाजे से, लेकिन उन्होंने महरूम कर दिया हमको सियासत। तो अब ये क्या मुमकिन है? ये मुमकिन है कि हम विधानसभा लोकसभा में भी अपनी क़ुव्वत पर, अपने इत्तेहाद के दम पर अपने नुमाइंदे भेज सकते हैं। 20 साल में अंतुले साहब का एक एक्सेप्शन अगर छोड़ देंगे तो इस महाराष्ट्र में 1.25 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन बावजूद उसके एक एमपी, जबकि जाने कितनी चाहिए यहाँ पर हमारे, अगर वो हिसाब से देखें तो 5 एमपी हर साल जाने चाहिए हमारे इसके तनासुब के मुताबिक लोक संख्या के, पॉपुलेशन के, लेकिन एक भी एमपी 20 साल में हमारा पार्लियामेंट नहीं पहुंचा है। लेकिन वंचित और मुस्लिम के इत्तेहाद ने तारीख रच दी और महाराष्ट्र से एक अपन एमपी भेजने में कामयाब हुए। अगर ये तबके हर जगह पे एकजुट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम असेंबली के अंदर भी हिस्सेदारी बनाएंगे और पार्लियामेंट में भी हिस्सेदारी बनाएंगे। असेंबली और पार्लियामेंट नहीं, ये शहर औरंगाबाद, यहाँ पे तो हमारे मेयर आ सकता है साहब। हाँ। अगर ये तो 2 तबके एक हो जाएंगे ना, तबके बोलो ना जरा। वंचित तबके और मुसलमान अगर इकट्ठे आ जाएंगे इस औरंगाबाद शहर में, हाँ। हम दावे से कहते हैं कि 30 साल से जो जड़ बनाए बैठे हैं सेना बीजेपी, एक झटके में आप उखाड़ के फेंक सकते हैं। इतनी तादाद आपकी है, आप मुत्तहिद हो जाइए, आपको अल्लाह ताला इसके ऊपर गालिब कर देगा। एमआईएम से तो अलायंस नहीं हो रहा, उसके बाद सियासी ना हो भाई, सियासी पार्टियों से नहीं होता है तो क्या होगा, कौम बंदी भी नहीं है ना कोई पार्टी से। मतलब जो है अभी एक काम ये कीजिए, हमारे चलते चलते जो है तो हमारे देखने वालों को अगर कोई आप पैगाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए, ये आपके अख्तियार में। अब मैं रोका टोकी भी नहीं करूंगा, तो टोकूंगा उसी सूरत में कि जो है तो आप कुछ खिलाफ बोल देंगे। जी 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 अब पैगाम दे दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल औरंगाबाद के शहरियान से ये बिल्कुल पूरी तड़प के साथ में अपील करता हूँ कि हमारा जो किरदार रहा है वो सियासी मफाद का बिल्कुल नहीं रहा है। हमने कौमी मिली मसलों में अपनी ज़िंदगी में बहुत ये किया है और हम उसी तड़प से ये काम हाथ में ले रहे हैं या लिया है हमने, कि हम चाहते हैं कि जो हम पहले करके दिखा चुके हैं, ये नामुमकिन नहीं है कि मुसलमान इतनी बड़ी, कुछ लोग बोलते हैं इनो खड़े रहे उनो खड़े रहे बोलकर चुनकर आए, ये गलत बात है। क्योंकि डिवीज़न, वोट डिवीज़न हर इलेक्शन में होता है, लेकिन वोट डिवीज़न का फ़ायदा लेकर वो जादुई आंकड़े तक पहुँचने का ये जो फार्मूला था वो हम लोकसभा में देख चुके हैं। मेरी अपील है, जितने पढ़े लिखे हुए खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवान हैं, आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि आप सामने आइए। ये कौम की हालत को हमने सीए के वक्त देखा, एनआरसी के वक्त देखा कि कोई पार्टी जिनको 70 साल से हम वोट देकर पाल रहे हैं, वो पार्टियां हमारे कंधे से कंधा लगाकर नहीं लड़ी है। ये पिछड़े तबके हैं जो हमारा साथ दे सकते हैं और हमको उनका साथ देना है। अभी हम देख रहे हैं हाथरस की घटना के ऊपर, अगर हमारे पिछड़े तबके आंदोलन कर रहे हैं तो शामिल होने वाले ऊंचे घटके नहीं है, सिर्फ मुसलमान है जो उनके साथ इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। हमको ये
इत्तेहाद को आप सियासी फार्मूला के तौर पे कबूल करना पड़ेगा। एक मौका हम इस इत्तेहाद को और एक दे देंगे तो जैसे यहाँ पे लोकसभा के अंदर आपने जड़ उखाड़ी है, इंशाल्लाह वैसी ही जड़ हम महानगर पालिका के अंदर भी यहाँ मेयर के साथ में अपनी हुकूमत लाकर इंशाल्लाह यहाँ के जो सुविधा है, फैसिलिटीज़ है वो तो बढ़ाएंगे, लेकिन अच्छी तालीम और अच्छी हेल्थ के लिए भी इंशाल्लाह कैसी सुविधा या खिदमतें फराहम करा सकते हैं वो एक हम काम कर सकते हैं। आप तमाम लोगों के साथ सपोर्ट और दुआओं की दरख्वास्त के साथ में मैं आप तमाम का और हमारे साथी रफ़ी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये थे फ़ारूक अहमद, जज्बात एहसासात के साथ कुछ कह रहे थे। तड़प थी सियासी, तड़प थी मिली, तड़प थी समाजी। अवेयर करना चाह रहे हैं कि थोड़ा जागिए। मुस्लिम और दलित या मुस्लिम और वंचित सियासत को मुत्तहिद करने की बात भी कर रहे थे। ये कह रहे थे साफ अल्फाज में कि अगर हमारा इत्तेहाद, मुसलमानों और वंचितों का इत्तेहाद अगर हो जाएगा तो आने वाला मेहर हमारा होगा। इनका ये, अगर इस पूरी गुफ्तगू का अगर हम निचोड़ निकालते हैं तो यही जो है तो हासिल है गुफ्तगू का कि इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। मैं रफ़ीउद्दीन रफ़ीक आपसे इस वादे के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि फिर मिलाएंगे किसी अहम शख्सियत से, किसी दर्द रखने वाली शख्सियत से, किसी जो है तो जानकार शख्सियत से। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।